देश में जैसे जैसे धुंध का मौसम गहराता जा रहा है, उत्तर भारत ठंड की चपेट में आता जा रहा है। बिहार में फिर से एक साल पहले का माहौल भी बनता जा रहा है। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। अभी राजनीति में यह कह पाना मुश्किल है कि जैसी खबर चल रही हैं वे अफवाहें हैं, माहौल बनाने की कोशिश है, या राजनीति का सबसे बड़ा नए साल का पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। वो खेल जो पूरे देश की राजनीति को बदल देगा, क्या वो बिहार में खेला जाएगा? जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। या बिहार में सब कुछ सामान्य है और इंडिया गठबंधन जानबूझकर वो माहौल बना रहा है, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक है। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। और अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार चुप क्यों है? अगर सब कुछ ठीक है तो उन बातों को बल कहां से मिल रहा है जिनसे अब चर्चा तेज हो गई है कि चली थी बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने, तो क्या बीजेपी अंदर खाने नीतीश कुमार को निपटा चुकी है या समय रहते नीतीश कुमार कोई नया खेल खेलने जा रहे हैं? विस्तार से आज के वीडियो में पड़ताल करना जरूरी है। अभी कई दिनों से बिहार की राजनीति पर चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे केंद्र, ऐसी धुरी जो लगातार अपनी मौजूदगी से बिहार की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता जो आज भी जेडीयू के पोस्टर और बैनर पर गोडसे का तस्वीर नहीं लगाते, गांधी की तस्वीर लगाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर से लेकर समाजवादी विरासत के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना राजनैतिक गुरु मानते हो, सामाजिक न्याय, समाजवाद और देश की राजनीति में सांप्रदायिक सौहार्द को प्रमुख विचारधारा मानते हैं। लेकिन व्यवहारिक राजनीति में नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव से अलग होते हैं, समता पार्टी बनाते हैं, जॉर्ज फर्नांडीज से लेकर के राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, तो उस समय से मौका देखकर सांप्रदायिक ताकतों के साथ भी खड़े हो जाते रहे हैं। एनडीए में लंबे समय तक साथ रहे, फिर अपनी छवि को एनडीए से अलग बनाने में भी कामयाब रहे। जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आगे देखते हैं तो इस्तीफा भी दे देते हैं, उनसे अलग भी हो जाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो बीजेपी के साथ भी चले जाते हैं। बिहार के सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड बनाया नीतीश कुमार ने। एक जमाने में रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये लोग बिहार की राजनीति के केंद्र माने जाते थे। पिछले तकरीबन 2015 के चुनाव में 10 साल में नीतीश कुमार ने गजब का खेल किया। 2015 में 14 में वो जब अलग हो गए एनडीए से तो लालू प्रसाद ने उनकी सरकार बचाई। तो 15 का चुनाव नीतीश और लालू साथ मिलकर लड़ते हैं, बीजेपी को बिहार में हरा देते हैं। 17 में वो गठबंधन लालू प्रसाद से तोड़कर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। 2020 में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और माले की तमाम पार्टियां अलग से चुनाव लड़ती हैं और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं।
लेकिन उस बीच में नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चिराग फैक्टर का इस्तेमाल करती है। चिराग पासवान उन सीटों पर चुनाव लड़ते हैं जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट होता है और वो होते हैं बीजेपी के एनडीए के हिस्सा। और यह करते हुए रिजल्ट जब आता है 2020 का तो केवल 45 सीटें, जो बाद में और घटती चली गई, नीतीश कुमार कमजोर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें ले आती है। और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी की भूमिका सामने देखती है। उसी समय से बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि उत्तर भारत का एकमात्र राज्य जहां बीजेपी का अभी तक मुख्यमंत्री नहीं है। बीच में 2022 के पहले नीतीश कुमार फिर से बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ चले आते हैं और एक साल पहले, आज 2025 जनवरी शुरू हो चुका है, 2024 जनवरी में वो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, कांग्रेस और माले का साथ छोड़कर वापस चले जाते हैं बीजेपी के साथ। यही ठंडियों का महीना था, यही सुगबुगाहटों का दौर था। नीतीश कुमार ऐसे ही चुप हो गए थे और इसी के बीच जब राम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, जो वो सारी चीजें हुई, उसके बाद इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे, इंडिया गठबंधन को एक करने का प्राथमिक काम करने वाले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर के बीजेपी के साथ चले जाते हैं। अब उसके बाद खेल आगे बढ़ता है। नीतीश कुमार ये बात समझते हैं और उनको बड़ा मंत्रालय मिलता है। हालांकि वो रेल मंत्रालय से लेकर बड़े मंत्रालय चाहते हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं। इसमें बड़ी भूमिका नीतीश कुमार के 12 सांसदों और 16 सांसदों के चंद्रबाबू नायडू की होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अकेले पूर्ण बहुमत 2024 में नहीं मिलता है। तो नीतीश और नायडू जो मांगते हैं वो मिलता है पैसे में, लेकिन पद नहीं मिलता। नीतीश कुमार को वो मंत्रालय भी नहीं मिले जो उनकी दरकार थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने इतने कमजोर और बेबस नजर आए कि कभी वो पैर पकड़ लेते थे, कभी वो झुक जाते थे। लोग ये कहने लगे कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है, कोई पुरानी फाइल, कोई पुराना काम ऐसा है जो बीजेपी ने दुखती नस पर हाथ रख दिया है। इधर आरजेडी, कांग्रेस और माले के लोगों ने भी मन बना लिया कि अब नीतीश कुमार को साथ लेने का कोई मुद्दा नहीं है, अब वो बीजेपी के साथ ही रहें और अब एक साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार उसी बीच में सब खेल देख रहे होते हैं। इस बीच में चुनाव आता है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के चुनाव में एकनाथ शिंदे को कैसे चुनाव जीतने के बाद किनारे कर देती है बीजेपी और फिर से अपना मुख्यमंत्री बना देती है। हरियाणा चुनाव के बाद वो सहयोगी दलों को कमजोर करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी को लगता है कि वो पुराना दिन वापस आ चुका है। ईडी, सीबीआई के इस्तेमाल से लेकर अपने रवैये में फिर से वही तेवर बीजेपी लाने लगती है जो आम चुनाव 2024 के पहले का तेवर था। ये सब कुछ देखकर नीतीश कुमार ये समझने में देर नहीं लगा रहे होंगे कि अगला एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए कौन होगा। इसी की आवाज आई है महाराष्ट्र से जब शिवसेना के उद्धव गुट के बड़े नेता संजय राउत ने एक बयान दे दिया। संजय राउत कहते हैं कि अपने सहयोगी दलों को खत्म करने, लील जाने की, निगल जाने की, यही भाव है संजय राउत का कि वो दक्षता, अनुभव भारतीय जनता पार्टी के पास है और महाराष्ट्र उसका उदाहरण है। ये बात तो नीतीश कुमार भी समझ रहे होंगे कि वो अपने सहयोगी दल को कैसे कमजोर कर रहे हैं। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार के 12 सांसदों में से 10 सांसदों को बीजेपी ने अपने प्रभाव में ले लिया है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत चाहती है तो जो आरोप महाराष्ट्र में लग रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसदों को बीजेपी अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है, ये आरोप नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर लगने लगता है। नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर कैसे ये आरोप सही है कि गलत है कहना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है। इसकी सुगबुगाहट सियासत में तेज होती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अंदर खाने ये शर्त रखते हैं कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में वो 130 सीटों से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे और बाकी सारे दलों को उसके बची हुई सीटें उतने में ही कंप्रोमाइज करना होगा।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेगोशिएशन में यह बात आती है सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास जीते हुए विधायक ज्यादा हैं, इसलिए बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और बाकी लोगों को कमजोर करके वो उतनी उतनी सीटें दे जितने की वो हिस्सेदार हैं। इस समय बीजेपी के साथ चिराग पासवान भी हैं, इस समय बीजेपी के साथ जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं। लेकिन नीतीश कुमार को यह बात समझ में आने लगी है, इसीलिए वो चुप हो गए हैं। अब उनकी तस्वीरों, उनके बैनरों, उनके फोटो जो ट्विटर और सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, वो उसमें से नरेंद्र मोदी गायब हैं। इस बीच में केंद्र सरकार बिहार के राज्यपाल को बदलती है। आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, उनको उस भूमिका के लिए शायद बिहार में केंद्र सरकार भेजती है जो भूमिका बंगाल में वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ निभाते हैं। वो बंगाल सरकार को इतना नकेल कसते हैं, इतना परेशान करते हैं और वो भूमिका निभाते हैं जो केंद्र चाहते हैं। तो उस तरह से आरिफ मोहम्मद खान को भेजा जाता है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान जब पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार केवल दिल्ली आए, बीजेपी के किसी नेता से नहीं मिले। मनमोहन सिंह जी जो दिवंगत हुए, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की और वापस पटना लौट गए। नीतीश कुमार किसी बीजेपी के नेता से नहीं मिले। नीतीश कुमार ने मीडिया को कोई बयान नहीं दिया और जब जब नीतीश कुमार ऐसा करते हैं वो कोई सामान्य बात नहीं होती है। नीतीश कुमार वापस लौटते हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो महामहिम बनाकर बिहार भेजे गए हैं, उनको शपथ ग्रहण में वो शामिल होते हैं। विपक्ष की दलों के लोग भी होते हैं। आरिफ मोहम्मद खान उसके बाद लालू प्रसाद यादव से मिलने, राबड़ी देवी से मिलने, जो कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री बिहार रह चुके हैं और वर्तमान में बिहार के सबसे प्रमुख विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता हैं, राज्यपाल उनके घर पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। हालांकि इन सारे दाव पेच के बीच नीतीश कुमार चुप हैं और तेजस्वी यादव से जब ये पूछा गया कि वो क्या कहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी ने उनको, नीतीश कुमार जी को आमंत्रण दे दिया। एक पत्रकार उनसे अपने वैन में पूछ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी फिर आएंगे आपके साथ तो क्या आप उनको साथ ले लेंगे। लालू प्रसाद कहते हैं कि बिल्कुल साथ ले लेंगे, वो आए, काम करें, वो बीजेपी का साथ छोड़ दें। यहां से पूरा खेल फिर से हो जाता है शुरू। पिछली बार के खेल को करीब से देखने वाले ये अंदर खाने सुगबुगाहट के तौर पर बात करते हैं कि पिछली बार तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे और महागठबंधन की सरकार चल रही थी तो वो बहुत शानदार काम कर रही थी। एक तरफ नीतीश कुमार जाति जनगणना करा के बीजेपी की राजनीति की पलीता लगाने में काम कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ भू सर्वेक्षण से लेकर बहुत कम वक्त में नौकरियां देने के सवाल को राष्ट्रीय सवाल बना चुके थे। लालू प्रसाद जी के भीतर खाने राजनीति के उस खेल में जिसमें वो चाहते थे कि जल्दी से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि नीतीश जी से शायद ये वादा हुआ है। बिहार में अंदर खाने ये सुगबुगाहट होती है, हमें नहीं पता कितनी सच्चाई है, लेकिन कहा जाता है कि लालू जी की हड़बड़ी से वो खेल गड़बड़ हुआ था पिछली बार। इसलिए इस बार लालू प्रसाद जी ने 18 जनवरी को, खरवास 14 जनवरी को खत्म हो रहा है और वह 18 जनवरी को विधायक दल की बैठक बुला चुके हैं पटना में और भीतर भीतर खेल हो रहा है। आरजेडी और महागठबंधन के लोग भीतर भीतर ये देखेंगे कि क्या नीतीश कुमार को साथ ले आने में या आने के रास्ते खोलने में कितनी राजनीतिक संभावनाएं हैं कामयाबी की। आरजेडी की लीडरशिप क्या कहती है, लालू प्रसाद जी क्या यूं ही बोल दिए। जब उन्हें जेडीयू के नेता अमूमन चुप हैं, उसमें से जेडीयू के एक नेता का यह बयान बड़ा वायरल हुआ कि आदरणीय नीतीश जी उनके लिए सब कुछ हैं, वो जहां रहेंगे वो वहां रहेंगे। ललन सिंह को छोड़कर और कोई इस बात को खारिज नहीं कर रहा है कि क्या नीतीश जी फिर से तैयार हैं क्या, और बाकी लोग चुप हैं। तेजस्वी यादव जी से जब पूछा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा कि पत्रकार लोग जब बार बार सवाल करते हैं तो लालू जी या और लोग ऐसे जवाब दे देते हैं। इसका मतलब सब कुछ सामान्य है क्या, या बेशक भीतर भीतर कुछ हो रहा है क्या? इसीलिए अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पटना में क्या हो रहा है
क्या उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए, जो डैमेज कंट्रोल पटना के राजनीति में पैदा हुआ किसी निशिकांत दुबे की किसी बयान से, या उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के उस बयान से कि अटल जी की आत्मा को तब तृप्ति मिलेगी जब बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। हालांकि बाद में जल्दी से पलट गए वो अपनी बात से और नीतीश कुमार जी को ही अपना मुखिया माना। इन सब चीजों को नीतीश कुमार तो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और दूर तक वो पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे कि कहीं अगला एकनाथ शिंदे वो तो नहीं। इस बार तो चिराग पासवान उन्हीं के साथ हैं। इसलिए जो चिराग पासवान के न होने से, एनडीए में होते हुए भी एनडीए के साथ न होने से आरजेडी को फायदा मिला, इस बार आरजेडी को वो फायदा नहीं मिलेगा, महागठबंधन को वो फायदा नहीं मिलेगा। तो महागठबंधन तो इस बात की कोशिश करेगा कि नीतीश जी वहां से छोड़ करके वापस आए। कांग्रेस के बिहार के बड़े नेता, उनसे जब यह पूछा गया तो उन्होंने कहा जो गोडसे वालों का साथ छोड़कर गांधी वाले खेमे में आए उन सबका स्वागत है। शकील अहमद ने यह बात कहते हुए कहा भी कि हम तो सारे लोगों का स्वागत करेंगे जो गोडसे, सावरकर, सांप्रदायिक राजनीति, बीजेपी, इनसे दूर रहे। तो क्या अमित शाह पटना में डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, या अमित शाह के उस बयान के बाद जो चुप्पी साधी है नीतीश कुमार ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है बीजेपी ने, यह बात अगर नीचे गांव तक पहुंच गई, जो कि जा रही है, बहुजन समाज के लोग इस बात से लेकर खासे आहत हैं। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। अगर अमित शाह से गलती हो जाती बाबा साहब अंबेडकर के बयान पर, वो माफी मांग लेते। आज तक अमित शाह ने माफी क्यों नहीं मांगी, आज तक नरेंद्र मोदी ने माफी क्यों नहीं मांगी? इस बात से दलित समाज में बहुत आहत होने की चेतना है, अति पिछड़े और पिछड़े समाज में यह चेतना है। ये वोट अगर नीतीश कुमार साथ रहे बीजेपी की तो उनका नुकसान हो सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार की सीटें और घटेंगी तो बड़े आराम से बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले जाएगी। और बीजेपी ये बात समझती है, इसलिए वो डैमेज कंट्रोल को देखने परखने के लिए अमित शाह को पटना भेजते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने सामाजिक न्याय सम्मेलन के बहाने जो फरवरी में होने वाला था बिहार में, पटना में, वो अब 18 जनवरी को ही हो रहा है। और उसी दिन राहुल गांधी भी पटना बिहार में होंगे। खरवास खत्म हो चुका होगा, आरजेडी के विधायक दलों की बैठक बुलाई गई है और इधर अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं और नीतीश कुमार चुपचाप अपनी यात्रा के अगले पड़ावों की तरफ चले गए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नीतीश कुमार के साथ अपनी वो तस्वीर साझा की जिस तस्वीर के मायने बहुत गहरे हैं। और आपको याद होगा, इस बार जब नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन की सरकार से गठबंधन तोड़ते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो नीतीश कुमार जी पर एक शब्द भी तेजस्वी यादव ने हमला नहीं बोला जैसा वो पिछली बार कर चुके थे। इस बार उन्होंने कहा कि आप चले गए, आपने बताया नहीं, हम तो अच्छे पलों को सजो कर रखेंगे, चाचा थे, चाचा हैं और चाचा रहेंगे। भतीजे के इन राजनीतिक कौशल को चाचा किस नजर से देखेंगे? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र 12 सांसदों में से 10 सांसद अपने खेमे में लाना, 130 सीटों पर सहमत न होना विधानसभा में, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मीडिया में पूछा गया अमित शाह से, तो क्या अमित शाह ने जो टाल दिया कि संसदीय बोर्ड तय करेगा, क्या पटना में जाकर अमित शाह ये कहने का जोखिम उठाएंगे कि चाहे कोई भी परिणाम आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? और अगर ये डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो चंद दिन भी ये गठबंधन टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये कहना सबके लिए मुश्किल है, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, जिनका नाम है नीतीश कुमार। राजनीति संभावनाओं का खेल है और भविष्यवाणी बाबाओं का खेल है। बाबा भविष्यवाणी करते हैं, विश्लेषक अपने समय की हवाओं को परखता है कि हवाएं किधर बह रही हैं। और बिहार की हवाएं बहुत सर्द हो रही हैं। बिहार में गर्म हो रहा है तो राजनीति का पारा, और ठंडा हो रहा है तो मौसम। और इंडिया गठबंधन भी इस ताक में है कि बीजेपी को रोकना है तो कैसे बिहार में कोई खेल किया जा सकता है।
और सबसे बड़ा खिलाड़ी नीतीश कुमार है। बाकी लोगों का खेल एक तरफ, नीतीश कुमार का खेल एक तरफ। नीतीश कुमार ने चौंकाया है इस देश को। जब वो इंडिया गठबंधन के साथ गए तब भी चौंकाया, और जब वो बीजेपी के साथ एनडीए में गए तब भी चौंकाया। नीतीश कुमार ये बात समझते हैं कि स्वास्थ्य ढल रहा है, उम्र ढल रही है, बीजेपी मजबूत हो रही है, लेकिन मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना, बाबा साहब का अपमान और अपने सहयोगी दलों को कमजोर करना, इस खेल को तो नीतीश कुमार भी पहचान रहे होंगे। क्या नीतीश कुमार बीजेपी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे या बीजेपी को चारों खाने चित्त करने में कामयाब हो जाएंगे? आने वाले दिनों में इससे पर्दा उठेगा, लेकिन यह तो तय है कि बिहार में सब कुछ सामान्य नहीं है, और नीतीश कुमार कुछ अगर संकेत सही हुए और अमित शाह इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाए, साफ कोई बात कहते हुए, तो बिहार में खेला तय है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।